देहरादून में कांवड़ यात्रा को लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने की बैठक, बोले अन्य राज्यों से चर्चा के बाद लेंगे फैसला। अब बच्चों के सपने होंगे साकार, नैनीताल में शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने किया स्कूल का उद्घाटन, इंग्लिश में शिक्षा ग्रहण कर सकेंगे छात्र। अल्मोड़ा में बीजेपी विधायक ने खुद को कहा बेकसूर, रेप के आरोप को बताया कांग्रेस की साजिश। और उत्तराखंड के कई जिलों में बारिश का अलर्ट, अल्मोड़ा में हुई झमाझम बरसात, अगले 4 दिनों तक तेज बारिश की संभावना। नमस्कार, आप उत्तराखंड देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ काजल ठाकुर। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कांवड़ यात्रा को लेकर बैठक की और कहा कि हम कांवड़ यात्रा पर अन्य राज्यों के साथ चर्चा करने के बाद कोई निर्णय लेंगे, क्योंकि कांवड़ यात्रा एक राज्य का मामला नहीं है। हम दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश समेत अन्य राज्यों से इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे। बैठक के बाद फैसला लिया जाएगा। आप भी सुनिए मुख्यमंत्री ने क्या कुछ कहा। अभी न्यायालय के कारण से न्यायालय में चल रहा है, माननीय न्यायालय में है। और जो कांवड़ यात्रा है, कांवड़ यात्रा चूंकि अनेकों राज्यों का उसमें जो है एक साथ होता है कि एक राज्य की यात्रा नहीं है, उसमें उत्तर प्रदेश का भी मामला है, हरियाणा का भी है और दिल्ली की भी है। तो हम उन राज्यों से भी बात करने वाले हैं। उसके बाद जो भी निर्णय होगा उसको निर्णय करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बीजापुर अतिथि गृह में योगी प्रियव्रत अनिमेष द्वारा आध्यात्म एवं नैतिक आख्यानों पर आधारित पुस्तक मानस मोती का विमोचन किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि योगी प्रियव्रत द्वारा लिखित ये जो पुस्तक है जीवन के हर पहलू पर प्रकाश डालने के साथ ही युवाओं के आध्यात्मिक एवं नैतिक ज्ञान को प्रेरणा देने का काम करेगी, उसे मददगार है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया है कि मानस मोती में लघु कथाओं के माध्यम से दी गई सर्वगर्भित शिक्षाएं समाज को भी प्रेरणा करेंगी। और पुस्तक के विमोचन के लिए लेखक योगी प्रियव्रत अनिमेष ने मुख्यमंत्री का आभार भी व्यक्त किया। तो मुख्यमंत्री ने आज पुस्तक का विमोचन किया है। पुस्तक का विमोचन किया गया है मुख्यमंत्री की तरफ से। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ने खुद कहा है कि ये जो पुस्तक है जीवन के हर पहलू पर प्रकाश डालने वाली पुस्तक है, मानस मोती जिसका नाम है। आज मुख्यमंत्री ने खुद इस पुस्तक का विमोचन किया है। तो मुख्यमंत्री ने बीजापुर अतिथि गृह में योगी प्रियव्रत अनिमेष द्वारा आध्यात्म एवं नैतिक आख्यानों पर आधारित पुस्तक मानस मोती का विमोचन किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि योगी प्रियव्रत द्वारा लिखित ये जो पुस्तक है जीवन के हर पहलू पर प्रकाश डालने वाली है। उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने आज लोक निर्माण विभाग मुख्यालय में समीक्षा बैठक भी की और लोक निर्माण विभाग के मंत्रालय का दायित्व मिलने पर मंत्री सतपाल महाराज की ये पहली बैठक थी। बैठक में लोक निर्माण विभाग और राष्ट्रीय राजमार्ग के सभी उच्च अधिकारी मौजूद रहे। इस मौके पर मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि मैंने विभाग में होने वाले कार्यों की समीक्षा की है और अधिकारियों को निर्देशित किया है सड़कों का रखरखाव ठीक होना चाहिए, सड़कों में होने वाले गड्ढों पर विशेष ध्यान दिया जाए। बारिश में सड़कें खराब हो जाती हैं जिसके चलते नालियां बनाई जाए। साथ ही बैठक में मंत्री सतपाल महाराज ने 4 धाम में होने वाले विभागीय कार्यों की भी चर्चा की। समीक्षा बैठक की है, इसमें इनके द्वारा जो कार्य किए जा रहे हैं उनकी समीक्षा की गई और मैंने ये हिदायत दी है कि सड़कों का रखरखाव ठीक होना चाहिए, गड्ढे दूर होने चाहिए और सड़कों की हिफाजत तभी होगी जब नालियां बनेंगी। पानी से जो इरोजन हो जाता है, सड़क खराब हो जाती है, उसको रोकने की व्यवस्था की जाए। 4 धाम परियोजना में कुल प्रस्तावित कार्य जो हैं हमारे 53 हैं, जिनकी लागत 11,700 करोड़ है। इसमें स्वीकृत कार्य हमारे 40 हैं और शेष कार्य जो है 13 होने बाकी हैं। इसी प्रकार से पूरी कनेक्टिविटी जो है भारतमाला के माध्यम से पूरी कनेक्टिविटी का प्रयास किया जा रहा है। मैंने ये भी अधिकारियों को आदेश दिए हैं कि जो देश के अंदर फॉसिल फ्यूल है उसको बचाने का भी प्रयास किया जाए। जब हम सड़कों की बात करते हैं तो उत्तरकाशी से अगर
भुत्तू होते हुए, घनसाली होते हुए त्रिजुगी नारायण कनेक्टिविटी होती है तो हमारा देश बहुत ज्यादा फॉसिल फ्यूल को बचत करता है। तो हमारा दृष्टिकोण ये भी होना चाहिए कि हम अधिक से अधिक फॉसिल फ्यूल की बचत करें, ट्रैवलिंग डिस्टेंस शॉर्ट हो और पर्यटक जल्दी से उत्तरकाशी से जहां वो यमुनोत्री और गंगोत्री के दर्शन करता है उसके बाद केदारनाथ पहुंच जाए, इसका भी प्रयास होगा। मैंने 2013 की जो त्रासदी है उसके बारे में भी बताया कि जो भी हमारी सड़क नदी के किनारे थी, जैसे आपका अगस्त्यमुनि हुआ, विजयनगर हुआ, वो सारी की सारी सड़क एक्सकेवेट हो गई, पानी उनको धो करके ले गया, खत्म हो गई और हमारी जो कनेक्टिविटी थी टूट गई। मैं जब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट था तो मैंने गुप्तकाशी से लेकर लंगोटी होते हुए, चपोली होते हुए कनेक्टिविटी करवाई और लगभग उस समय 400 गाड़ियां ये रिजिस पे होते हुए पहाड़ की जो ऊपर की जो धार है उस पर होते हुए निकली। तो हमारा ये भी प्रयास होगा कि आने वाले समय में त्रासदी को देखते हुए हम लोग चाहेंगे कि हम एलिवेटेड, थोड़ा सा ऊंचा जो धार है वहां पर से कनेक्टिविटी रखें। इसके साथ साथ यहाँ पर कहीं कहीं जो सड़क है वो 2 चरण में, 3 चरण में बनती है। अब हम लोग ये कर रहे हैं कि जो फॉरेस्ट की अनुमति मिलने के बाद एक ही चरण के अंदर सड़क स्वीकृत हो ताकि लोगों को काम नजर आए, निर्माण नजर आए, काम होता हुआ नजर आए और तेजी से विकास हो। माननीय मुख्यमंत्री जी का यही विशेष संदेश है कि काम होता हुआ दिखाई देना चाहिए, विकास होता हुआ दिखाई देना चाहिए और उसी के लिए आज सारे अधिकारियों को आदेश दिए गए। जो डिफेंस पॉइंट ऑफ व्यू से बननी है उनके अंदर भी हम तेजी लाएंगे, काम में तेजी लाएंगे और मैं डिपार्टमेंट के अंदर जहां जहां भी इसकी चेकिंग करनी होगी, टेस्टिंग करनी होगी, मैं लोगों को साथ लेके चलूंगा। सड़क की गुणवत्ता की टेस्टिंग की जाएगी और पूरी तरीके से अधिकारियों को प्रेरित किया जाएगा कि वह मनोयोग से काम करें। जो भी अधिकारी अपने बजट को खर्च नहीं करेगा, पूरा बजट खर्च नहीं होगा तो उसकी प्रतिकूल प्रविष्टि की जाएगी। उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर हरक सिंह रावत ने आज वन विभाग में मंथन सभागार में वन अधिकारियों के साथ बैठक की है और बैठक में वन विकास से संबंधित योजनाएं, सेवा नियमावली, पदोन्नति में शिथिलीकरण एवं अन्य विषयों पर विस्तृत चर्चा भी की। बैठक में अधिकारियों द्वारा वनों के विकास से संबंधित योजनाएं, रिक्त पदों की जानकारी और अन्य कार्यों का विवरण मंत्री हरक सिंह रावत के समक्ष रखा गया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश भी दिए। देखिए, आज हमने पूरे प्रदेश में गांव तक पहुंचने के लिए, जिससे कि अधिक से अधिक भागीदारी प्रदेश के जंगलों को बचाने में, चाहे वो आग से बचाना हो, चाहे प्लांटेशन करना हो, उसमें हमारे वन पंचायतों की महत्वपूर्ण भूमिका है। जो हमारे एक्टिव वन पंचायतें हैं प्रदेश के अंदर, जो गतिशील वन पंचायतें हैं, लगभग 4000 के आसपास हैं और इसी तरह जो हमारी बीएमसी हैं, बायोमेट्रिक बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी हैं, ये भी लगभग 3000 के आसपास एक्टिव हैं, गतिशील हैं, क्रियाशील हैं। हमने ये निर्णय लिया कि इनकी लगातार मांग होती थी कि वन पंचायतें गठित हो गई, बीएमसी गठित हो गई, लेकिन इनकी भागीदारी जंगल प्लांटेशन में, इनकी भागीदारी आग को बुझाने में एक क्रियाशील कमेटी की तरह उपयोगिता के रूप में नहीं लिया गया। इसलिए हमने आज निर्णय लिया है कि न्यूनतम 1 लाख रुपया हम इस तरह 7000 वन पंचायत और बीएमसी के खाते में न्यूनतम 1 लाख रुपया कंपलसरी डालेंगे। उस एक अधिक भी डाल सकते हैं, किसी वन पंचायत में 5 लाख भी जा सकता है, किसी में कार्य को देखते हुए 10 लाख भी जा सकता है, लेकिन न्यूनतम 1 लाख रुपए की धनराशि हम हर वन पंचायत में उसके खाते में डालेंगे। उससे वो बांध के काम करेंगे, जल संवर्धन का काम करेंगे, लैंटना घास उखाड़ने का काम करेंगे
और जो भी वहाँ जंगलों में जीव जंतुओं से लोगों को बचाने का काम भी करेंगे, जीव जंतुओं को भी बचाने का काम करेंगे, जीव जंतुओं से इंसान को बचाने का काम भी करेंगे। मुझे कहते हुए खुशी हो रही है कि हम जीव जंतु के संघर्ष में, वैसे तो ये दुर्भाग्य है कि कोई हमारे जंगली जानवरों से कोई की डेथ हो, घायल हो, ये हमारा दुर्भाग्य है, नहीं होना चाहिए। लेकिन क्योंकि फिर भी क्योंकि हमारा प्रदेश 71% जंगल का प्रदेश है और इस तरह की घटनाएं होती हैं, लेकिन हमने सहायता देने में हम लगभग इस वित्तीय वर्ष में लगभग 20 लोगों की मौतें हुई हमारी जंगली जानवरों से, और लगभग हम सब में हमने मुआवजा देने का काम किया है। कोई भी मतलब कुछ किन्हीं कारणों से 1-2 केसेस में ऐसा हो सकता है, और मैंने आज निर्णय लिया है कि विदिन 15 डेज कोई अगर हमारी जंगली जानवरों से किसी की भी मृत्यु होती है तो 15 दिन के अंदर अनिवार्य रूप से कोई कानूनी दिक्कत अगर किसी मामले में है उसको छोड़कर, ऐसे अपरिहार्य मामलों को छोड़कर, जिसमें कई बार उत्तराधिकारी को लेकर आपस में विवाद होता है कि जिसकी मृत्यु हुई है उसके 2 उत्तराधिकारी कई बार सामने आ जाते हैं, ऐसे अपरिहार्य कारणों को छोड़कर हम हर स्थिति में 15 दिन के अंदर उस परिवार को, जो दुखी परिवार है, चाहे वो घायल हुआ है, घायल में उस समय से उसका इलाज की व्यवस्था के लिए जो धनराशि दी जानी है उस समय से दिया जाएगा, और जो जिसकी मृत्यु हुई है हम उसको लौटा तो नहीं सकते हैं, लेकिन उसके परिवार को मरहम के रूप में, उसके परिवार के दुख के समय वन विभाग उसके साथ खड़ा रहेगा। सरकार की योजना अटल उत्कृष्ट विद्यालय से उन बच्चों के सपने साकार होने जा रहे हैं। गरीब बच्चे आज तक इंग्लिश मीडियम में पढ़ने का सपना जो देख रहे थे, इसी के तहत प्रदेश के शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने नैनीताल राजकीय कन्या इंटर कॉलेज पहुंचकर सीबीएसई बोर्ड से मान्यता मिलने पर उद्घाटन किया। अब राजकीय कन्या इंटर कॉलेज अटल उत्कृष्ट विद्यालय की श्रेणी में शामिल हो गया है। इस दौरान शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने कहा कि अटल उत्कृष्ट विद्यालय में अब बच्चे प्राइवेट स्कूलों की तर्ज पर इंग्लिश में शिक्षा ग्रहण कर सकेंगे, जो कि प्रदेश के बच्चों के लिए मील का पत्थर साबित होगा। अटल उत्कृष्ट विद्यालय बालिका इंटर कॉलेज नैनीताल के इस शुभारंभ के अवसर पे मैं आप सबके माध्यम से इस विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चे एवं उनके माता पिता को मैं शुभकामना देता हूं। और यह जो कल्पना है, ऐसे राजकीय स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के माता पिता जो ये चाहते थे कि हम लोगों का जीवन जैसा बीतना था बीत गया, लेकिन हमारे बच्चे इंग्लिश मीडियम के पढ़ने चाहिए, जो आज वक्त की मांग है। प्राइवेट स्कूलों में फीस देने में कहीं ना कहीं उनको बड़ी दिक्कतें होती थी। सरकार ने यह तय किया कि जो आम अभिभावक की अभिलाषा है, इच्छा है, और जो आम जनता का विश्वास सरकारी सिस्टम से समाप्त हो चुका था, हम दोबारा उसको पा सकें। इस नाते हमारी सरकार ने यह अभिनव प्रयोग किया है कि गरीबों के बच्चों को भी हम कक्षा 6 से इंग्लिश मीडियम में हम पढ़ाने का प्रयास। प्रदेश के खाद्य नागरिक आपूर्ति मंत्री बंशीधर भगत की अध्यक्षता में विधानसभा स्थित सभा कक्ष में खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के अंतर्गत सरकारी राशन विक्रेताओं की समस्याओं के संबंध में विभागीय समीक्षा बैठक आयोजित हुई। बैठक में राशन विक्रेताओं की समस्याओं को सुनकर निर्णय लिया गया कि राज्य खाद्यान्न योजना और चीनी के लिए राशन विक्रेताओं का लाभांश बढ़ाकर 50 रुपये प्रति क्विंटल किया जाएगा। विक्रेता को जो लाभांश मिलता था, चाहे वो गेहूं चावल है चाहे चीनी है, तो बहुत कम था। उसको बढ़ाकर हमने 50 रुपए किया है। परिवहन के भुगतान के लिए जो बजट प्राप्त होता है सरकार से, उसमें तय किया है कि हम उसके जो बजट हमको नहीं मिला है, तुरंत ही 1 महीने के अंदर भारत सरकार से माननीय मंत्री जी से बातचीत करेंगे। मंत्री स्तर पर और सचिव स्तर पर वार्ता होगी और उस पर कोई ठोस निर्णय लेकर के उनको उस पैसे को दिलवाएंगे। एक सबसे बड़ी बात जो हमने की है, अभी तक गोदाम पर गए तो भिड़ा देते हैं, मान लो ये रखो ये रखो। अब हमने कह दिया कि हर कट्टा तोल के जाएगा, चाहे वो कट्टे के तौर पर जाए, चाहे वो 10
क्विंटल तुले, 5 क्विंटल तुले। अब हमने कांटा इलेक्ट्रॉनिक लगाने के लिए कह दिया। हर गोदाम पर इलेक्ट्रॉनिक कांटा होगा, कम से कम 5 क्विंटल का कांटा होगा और उससे क्विंटल को उसको तोल करके दिया जाएगा। सुनील भाई, आप लोग इधर आ जाओ। कोरोना से मृत्यु होने पर उस दुकानदार को 10 लाख रुपए देने का घोषणा हमने की है। 10 लाख रुपए देंगे और मृतक आश्रित को दुकान दी जाएगी, ऐसा हमने निर्णय लिया है। सब मिलाकर के आज जितने भी सस्ता गल्ला विक्रेता हैं, उन्होंने जो बात रखी थी उन पर काफी सहानुभूति पूर्वक विचार हुआ है और मैं समझता हूं कि सभी लोग संतुष्ट होकर गए हैं और इससे आगे आने वाले समय में उपभोक्ता को भी सुविधा होगी और सस्ता गल्ला विक्रेता को भी सुविधा होगी। चोरी जो होती है वो इसलिए होती है कि उनको मुनाफा नहीं मिलता, फिर इस कारण आगे पीछे झांकते हैं आदमी। उसके कारण से हमने उनका लाभांश बढ़ा दिया है। अब उस पर काफी बड़ा अंकुश लगेगा। यौन शोषण के आरोप में घिरे द्वारहाट विधायक महेश नेगी ने अपने को बेकसूर बताते हुए इसे कांग्रेस की साजिश बताया है। साथ ही उन्होंने पीड़ित लड़की पर ब्लैकमेलिंग का आरोप लगाते हुए लड़की की फोटो पेश करके उसके दर्जनों युवकों से संबंध होने का आरोप लगाया है। महेश नेगी ने इस प्रकरण को षड्यंत्र बताते हुए खुद की जान को खतरा बताया है। मैं पहले दिन से आपसे कह रहा था, ये कांग्रेस का ताना बाना बुना हुआ ताना बाना है और ये कल स्पष्ट हो चुका है कि उन्होंने उस महिला को अपने मंच में मुख्य अतिथि बनाकर और सारी चीज़ें कल कंफर्म हो चुकी है कि हाँ, ये इन्हीं के द्वारा रचा हुआ काम था और इन्हीं लोगों ने ही जो है ये षड्यंत्र रचा हुआ था। ये कांग्रेस का रचा हुआ षड्यंत्र था। किस तरह की धमकी मिल रही है आपको? मैं ये कहना चाहता हूँ, ये तो पूर्ण तरीके से ब्लैकमेलिंग का कार्यक्रम है और जिनको न्यायालय में भी भरोसा नहीं है, जो कहते हैं कि हमें न्यायालय से न्याय नहीं मिलेगा, तो उनको भी ये धमकी देने का काम कर रहे हैं। न्यायालय में न्याय नहीं मिलेगा तो हम ऐसा कर देंगे। तो वो न्यायालय वालों जिन पर न्यायालय के जिसके आस्था नहीं बनी है, और ये लोग जो है किसी भी वक्त, क्योंकि इन्होंने बहुत बड़ा गैंग बदमाशों का गुंडू का बना दिया है, ये मेरी हत्या भी करवा सकते हैं, मेरे परिवार को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं और आने वाले टाइम पे जो 2022 का चुनाव है उससे पहले कुछ इस तरीके की वीडियो जो कि जोड़ जाड़ के बना बनू के उसको भी पेश करने का काम कर सकते हैं। मैं सरकार के लिए गुहार लगाना चाहता हूं, अगर मेरे खिलाफ इनके पास कोई इस तरीके के एविडेंस हैं उसको ये लोग जो है मंच पर आके जो है उसको दिखाएं, उसका यहाँ पर जो है सबके सामने पर्दाफाश होना चाहिए। मैंने आपको दिखाया, अभी 25 फोटो मैंने आपके सामने रख दी है। इतने लोगों को नाजायज संबंध नहीं थे, ये तो ब्लैकमेलिंग करती थी, ये उनके साथ संबंध बना के उनको लूटने का काम और उनके साथ हमेशा जो है इसी तरह का व्यवहार करके जो है किसी को कितने पैसे, किसी को ये तो एक प्रीपेड मोबाइल है, इसमें तो जितने पैसे डाल दो, और का प्रीपेड जो है 500 रुपये में मोबाइल चल जाता है, ये 5 लाख रुपए से कम में चलता नहीं है, ये इस तरीके का मोबाइल है। अगर कोर्ट आपसे कहेगी डीएनए के लिए तो आप तैयार रहेंगे? बिल्कुल तैयार रहूंगा एकदम। कोर्ट की मैं हमेशा इज्जत करता हूं और कोर्ट की इज्जत कर रहा हूं मैं। मेरे ऊपर 376 का मुकदमा है, ये उस मुकदमा को टिल्ट करने के लिए जो है इसमें डीएनए की बात कर रहे हैं। मौसम विभाग का प्रदेश के कई जिलों में अगले कुछ दिनों तक झमाझम बारिश होने का अलर्ट जारी कर दिया गया है। अचानक अल्मोड़ा में झमाझम बारिश से लोगों को गर्मी से राहत मिली है। मौसम विभाग ने राजधानी समेत कई जिलों में अगले 4 दिनों तक बारिश की संभावना जताई है। पिछले कुछ दिनों से लगातार तापमान में वृद्धि होने से मैदान से लेकर पहाड़ तक हो रही जबरदस्त गर्मी से लोग परेशान थे। पिछले कई दिनों से चमोली के पोखरी ब्लॉक मुख्यालय में प्रधानों ने 12 सूत्री मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन आज तक जारी रखा हुआ है। प्रधान संघ की मुख्य मांग है कि सीएससी सेंटर को 2500 रुपए प्रतिमाह देने का आदेश सरकार जल्द वापस ले, और प्रधानों ने कहा कि कोरोना काल में सरकार के साथ मिलकर अच्छा काम किया है, इसलिए सरकार को हमारा मानदेय 1500 से बढ़ाकर 10,000 करना चाहिए। सबसे पहले तो मैं पूरे प्रधान संगठन की ओर से आपका धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप धरना स्थल पर पहुँचे और हमारी जो मांगे हैं उसके अगेंस्ट जो आपने भी अपना जो ये रखा है, इसके लिए आपको धन्यवाद है प्रधान संगठन की तरफ से। मैं ये कहना चाह रहा हूँ पूरे प्रधान संगठन की तरफ से, अभी हमारे अध्यक्ष जी ने भी जो 12 सूत्रीय मांग है उसके बारे में बताया। सबसे पहले तो जो कॉमन
सेंटरों का जो 2500 रुपया सरकार ने रखा है कि ये पैसा इनके प्रधान के खाते से या राज्य वित्त से उससे कटना है। सबसे पहली मांग तो वो है जी। दूसरी में राज्य वित्त का जो पैसा आता था, जो 12वें वित्त 13वें वित्त का जो पैसा आता था, सरकार ने उसको घटा करके बिल्कुल निम्न स्तर पे उसको ला करके खड़ा कर दिया है। 2 साल हो गए हैं। कोरोना की इस महामारी में प्रधानों का बड़ा अहम रोल रहा है। मैं अपनी ग्राम पंचायत की अगर बात करूं तो मेरे गांव में कम से कम 700 प्रवासी तो नहीं कहूंगा मैं, जो हमारे गांव के भाई लोग थे जो बाहर नौकरियां करते थे वो आए। किसी को कोई दिक्कत कोई परेशानी। हमारा तो ये कहना है कि मैं पहले पंचायत राज व्यवस्था पर बात करूँगा, क्योंकि जब पंचायत का जो गठन हुआ था उसकी मंशा ये थी कि छोटे छोटे सरकारी क्षेत्रीय स्तर पर छोटी छोटी सरकारी ग्राम पंचायत का गठन किया जाए और शक्तियों का विकेंद्रीकरण किया जाए, जिससे पंचायतें अपने क्षेत्र की जो आवश्यकताओं है, मूलभूत आवश्यकताएं, उसको ध्यान में रखते हुए योजनाएं बनाई और उसको कार्यान्वित करते हुए क्षेत्र का विकास कर सकें। लेकिन वर्तमान में हो क्या रहा है कि पंचायतों को मजबूत करने को मजबूत तो नहीं कर रहे, लेकिन पंचायतों को कमजोर किया जा रहा है। मंशा ये थी कि पंचायतों को केंद्र सरकार, राज्य सरकार की तरफ से वित्त दे करके मजबूत किया जाएगा, जिससे वो अपने क्षेत्र का विकास कर सके। लेकिन वर्तमान में ये परिस्थितियां हो रही, जो केंद्र से जो पैसा भी आ रहा है, अभी जैसे CSC सेंटर की बात करिए, एक तरफ केंद्र पैसा पंचायत के खाते में दे रहा है, दूसरे से सीएम कह रहा है कि इतना पैसा आप CSC सेंटर को देंगे, जबकि हमारे पास वेल एजुकेटेड और जो ऑपरेट करने वाले ग्राम पंचायत अधिकारी हैं, आज तक कोई दिक्कत नहीं आई। लेकिन आज ये कहा जा रहा है कि आप जो पैसा आ रहा है आप CSC को देंगे। दूसरे में प्रधान के ऊपर सामाजिक कितनी जिम्मेदारियां होती है, इतनी जगह हो जाता है, उसका खुद का अपना परिवार होता है, अब मानदेय के नाम पे 1500 रुपये, ये तो एक हास्यास्पद बात होगी कि प्रधान एक सम्मानजनक पद होते हुए 1500 दिया जा रहा है। तो प्रधान के संगठन में यही चाहूंगा सरकार से कहना, यार एक पंचायत को मजबूत किया जाए, वित्त से हो, मनोबल से हो, चाहे दूसरे तरीके से। कहना है कि जो हमारा प्रधान संगठन आज यहाँ पे धरना प्रदर्शन और तालाबंदी कर रहा है, इसमें प्रधानों का शोषण किया जा रहा है। इसमें जो कि हमारी मुख्य मांगे रखी गई है, प्रत्येक ग्राम सभा से जो CSC का 2500 रुपया कटता है और साथ ही प्रधानों की जो पहले की अपेक्षा मानदेय जो 1500 है उसको बढ़ा करके 10,000 और जो मनरेगा से संबंधित जो कि 100 दिन का रोजगार प्रत्येक परिवारों को जो दिया जाता है उसको बढ़ाकर 200 दिन किया जाए। और साथ ही जो कि कई अन्य जो हमारी 12 सूत्रीय मांगे हैं वो रखी गई हैं। उसमें आज जो ये आंदोलन किया जा रहा है पूरा उत्तराखंड स्तर पर किया जा रहा है और जो हमारे 96 ब्लॉकों हैं इसमें रखा गया है, जिसमें सभी प्रधानगण बढ़ चढ़कर भागीदारी कर रहे हैं। जहां एक और सरकार पर्यावरण दिवस जैसे दिनों को मनाती है, जिसमें नेता, विधायक, सभी मंत्री हिस्सा भी लेते हैं और पेड़ लगाने में अहम भूमिका भी निभाते हैं, लेकिन उसके बाद कोई पेड़ों की तरफ ध्यान नहीं दे पाता है और सभी पेड़ों को वन विभाग के अधिकारियों की जिम्मेदारी दे दी जाती है। लेकिन वही जिम्मेदार वनकर्मी पेड़ माली के साथ साठ काट करके रात के अंधेरे में पेड़ों को काटते हैं और आरी चलवाते हैं। एक प्रकरण एक सामने आया था कि बेड़ला गांव में कुछ निजी कास्ट के वृक्षों का बिना अनुमति के पातन किया गया है। तो जो अभी तक सूचना प्राप्त हुई है उसमें 4 वृक्षों को पातन की अनुमति उन्हें प्रदान की गई थी और उसमें उनके द्वारा 4 वृक्षों से ज़्यादा वृक्ष काटे गए हैं, जिसमें जो बाघ स्वामी है उनके विरुद्ध वन अधिनियमों के तहत मुकदमा दर्ज कर दिया गया है और उन पर विधिक कार्यवाही अभी की जा रही है। सर ऐसा क्या कारण है कि जो आपके अधिकारी रवाना देने के लिए जाते हैं लेकिन उसके बावजूद चोरी हो जाती है, ऐसा क्या कारण है? देखिए, मेरी अभी उनसे इस बारे में बात हुई है। उनका कहना ये है कि जब रवाना दिया गया था तब जितने वृक्षों की अनुमति दी गई थी उतने ही वृक्षों का पातन किया गया था। उसके बाद उनके द्वारा अधिक वृक्षों का पातन किया गया है, जिसके लिए उनके विरुद्ध विधिक कार्यवाही प्रारंभ कर दी गई है। जैसे कि सर देखा है कि बहुत सी बार ऐसा होता है कि आपके जो संज्ञान में बाद में आता है, जब मीडिया संज्ञान में डालती है अधिकारियों के, जब उनको पता लग पाता है, इससे पहले क्यों लग पाता है सर? देखिए, इस बारे में मैं अभी उनसे चर्चा कर रहा हूँ इस बारे में कि इस जानकारी में क्यों नहीं आ पाया। इसके बारे में पूरी बात करने के बाद ही मैं बता पाऊँगा। आप सर जिम्मेदार अधिकारी हैं और आपके जो छोटे अधिकारी हैं उन पर आरोप ये भी लग रहे हैं, ठेकेदार द्वारा बोला जा रहा है कि वो जो है अधिकारियों से मिलकर ही ये काम कर रहे हैं। देखिए, इसकी मैं जांच खुद करता हूं। अगर इस तरह की कोई घटना हो रही है तो उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी, जो भी उनके खिलाफ अगर कार्रवाई बनती है।
प्रदेश के पंचायती राज कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे के कार्यक्रम में हड़कंप मच गया, क्योंकि 9 दिनों से 12 सूत्री मांगों को लेकर ब्लॉक कार्यालय पर लगातार प्रधान धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। ये 12 सूत्री मांगों को लेकर पूरा उत्तराखंड के पंचायत अपने अपने ब्लॉकों में धरने प्रदर्शन कर रहे हैं, बैठे हुए हैं। और आज हमारा 9वां दिन है। माननीय पंचायत मंत्री जी ने हमारी बिल्कुल भी सुन नहीं ली है, तो हम उनको चेताना चाह रहे हैं कि आप जल्द से जल्द हमारी मांगों को सुनें और उस पर अमल करें। तो सब लोग वैक्सीन लगवाएं ताकि हिंदुस्तान को कोरोना से बचाया जाए। हमारे लिए सम्माननीय है, गांव की कोई समस्या आती है तो पहले वो प्रधान जी लोगों के पास जाते हैं। प्रधान जी लोगों की जो भी समस्या है उससे मैं अवगत हूँ और उनको भी पता है कि मैं बहुत जल्दी सचिव स्तर की बैठक कराना हमारे यहाँ प्रस्तावित था, लेकिन किसी कारण से भी बैठक नहीं हो पाई और इनकी समस्याओं पर सुनकर सरकार अपना विचार। कोविड काल के मद्देनजर भले ही शराब की बिक्री सीमित समय के लिए सुचारू की गई हो, लेकिन एक कथित शराब का ठेका ऐसा है जिस पर समय की कोई सीमा लागू नहीं है। ये जो शराब का ठेका है किसी दुकान या मकान में नहीं है, बल्कि एक ट्रैक्टर में संचालित हो रहा है, जहां पर शराब के शौकीनों को किसी भी समय शराब उपलब्ध हो जाती है। दरअसल मंगलौर के उदलहेड़ी गांव स्थित देशी शराब के ठेके के बाहर अवैध रूप से देशी शराब की बिक्री की जाती है, जिसका वीडियो लगातार इस समय सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। दुनिया की नहीं, देखिए प्रकरण आपके द्वारा एक वीडियो के माध्यम से संज्ञान में लाया गया है कि जो मंगलौर एरिया में किसी व्यक्ति के द्वारा ट्रैक्टर ट्रॉली के माध्यम से शराब बेची जा रही है। प्रकरण आपके द्वारा संज्ञान में लाया गया, इमीडिएटली इसको चेक करवाया जाएगा एक्साइज प्लस पुलिस के माध्यम से, प्लस मेरे द्वारा पुलिस को चेक किया जाएगा। तो अगर कोई व्यक्ति लीगल रूप से कर रहा है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। आप लोग उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए ANB न्यूज़। नमस्कार।